नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं और रिसेंटली हम 2022 के पेपरों का डिस्कस कर रहे हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर है। और आगामी जितने भी आपकी आरपीएससी की और आरएसएसबी के एग्जाम्स हैं, चाहे रीट मुख्य परीक्षा हो, सीईटी का एग्जाम हो या फिर वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर, सहायक आचार्य, आरओ, ईओ, एईएन, जेईएन, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो नियमित तौर पर आप इससे जुड़े रहें और हम प्रत्येक प्रश्न का एक विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके एक प्रश्न के आसपास में और भी जिस प्रकार से बोर्ड का नया पैटर्न है, जिस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों का हम अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो आइए आज के इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो पेपर है वो जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसका रहेगा। ये पेपर 19 जून 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था। सभी प्रश्न स्टैंडर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे लेवल के प्रश्न है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्वयं का मूल्यांकन करते हुए एक टेस्ट के रूप में इस सेशन का आप हिस्सा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्थान की जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए टॉपिक वाइज बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर संचालित है। तो आप आरओ की, ईओ की, एईएन की या फिर रीट थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, और जिस प्रकार से आपके बोर्ड का स्टैंडर्ड रहता है उसी प्रकार से बहुत ही क्वालिटी वाले टेस्ट आपको वहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आप आज ही ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो राजस्थान सेवा संघ ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इससे रिलेटेड प्रत्येक परीक्षा में आपसे एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम न्यूज़पेपर का भी डिस्कस करेंगे, राजस्थान सेवा संघ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले तो आप इसका सही जवाब क्या होगा वो अपने दिमाग में फीड करें। विकल्प एक है यंग राजस्थान, दो है त्याग भूमि, तीन है नवज्योति और चार है तरुण राजस्थान। तो अजमेर से प्रकाशित होता था और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जिसका प्रकाशन होता था। तो अजमेर से आपसे पूछा जाए ना तो त्याग भूमि भी अजमेर से होता था और दैनिक नवज्योति भी अजमेर से ही होता था। लेकिन आपका जो तरुण राजस्थान है ये अजमेर से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित है वो किया जाता था। तो इसमें तरुण राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की बात करें मित्रों, तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका बिजोली ये जो हमारे भूप सिंह, विजय सिंह पथिक है, इनकी रही थी। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी है। ठीक है, गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, विजय सिंह पथिक के बारे में बात करें तो 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1917 में ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड के नाम से ऊपरमाल पंच बोर्ड का भी इन्होंने गठन किया। 1919 में ये वर्धा महाराष्ट्र में गए, महात्मा गांधी जी से मिले और वहां पर इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर डाली, जिसमें कि इनके साथ में रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकिर भी थे। तो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ से जुड़े सदस्य हैं, तो एक तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकिर, इन तीनों ने मिलकर 1919 में कहां से, वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। उसके बाद में 1920 में ये यहीं से वर्धा से एक राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र पब्लिश करते हैं और उस समाचार पत्र में राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में ये आलोचना करते हैं सरकार की, और किसानों के हितों की रक्षार्थ ये उनकी मांगों को उठाते हैं। तो इस समाचार पत्र को अंग्रेजों द्वारा बैन कर दिया जाता है, सेंसरशिप लगा दी जाती है। तो उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ है, इसका मुख्यालय 1920 में आपका कर दिया जाता है अजमेर, और ये अजमेर आ जाते हैं। और अजमेर में इन्होंने दो समाचार पत्र निकाले। पहली तो निकाला
नवीन राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद में जब नवीन राजस्थान पर भी बैन लगा दिया तो उसके बाद में उन्होंने तरुण राजस्थान के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया। और तरुण राजस्थान कब किया? 1923 में। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ स्थापित हुआ। 1920 में आपका अजमेर आया। 1922 में इन्होंने नवीन राजस्थान और 1923 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। साथ ही त्याग भूमि की बात करें तो त्याग भूमि समाचार पत्र है, ये हरिभव उपाध्याय ने अजमेर से प्रकाशित है, वो करवाया था। और नवज्योति की बात करें तो 1936 में नवज्योति समाचार पत्र कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा अजमेर से है वो प्रकाशित होने लगा था। और उसके बाद में ये वर्तमान में दैनिक नवज्योति के नाम से है वो प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है यंग राजस्थान। तो एक तो समाचार पत्र था यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया। नीमूचना हत्याकांड के बारे में हमने डिस्कस किया। 14 मई 1925 को जब नीमूचना हत्याकांड हुआ और उस नीमूचना हत्याकांड को गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में क्या कहा था? डायरिज्म डबल डिस्टल्ड, यानी कि दोहरी डायरशाही कहा था यंग इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत युग में का आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण राजस्थान की है वो झीलें दी हुई है, ठीक है, बावड़ी सॉरी। तो विकल्प एक में दिया हुआ है रानी जी की बावड़ी, ये बूंदी में है, ठीक है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है। चांद बावड़ी दौसा में है। मंदाकिनी की बावड़ी अजमेर में है। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म कौन सा है ये पूछा गया है। तो गलत युग्म डी हो जाएगा। जो मंदाकिनी की बावड़ी है ये आपकी नीमराणा में स्थित है। नीमराणा अलवर में स्थित है मंदाकिनी की बावड़ी। अजमेर में आपकी एक बावड़ी है जिसका नाम है बीकाजी की बावड़ी, ठीक है। बीकाजी की बावड़ी आपकी अजमेर में स्थित है। इसके अलावा देखिए रानी जी की बावड़ी के बारे में बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने 1699 में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ की बावड़ी आपकी सीकर में है और हर्ष पर्वत भी आपका सीकर में है। आपसे पूछे कि हर्षत माता का मंदिर कहाँ है, तो हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी दोनों आबानेरी दौसा में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राजा चंद्र ने, ठीक है। मंदाकिनी की बावड़ी आपकी नीमराणा अलवर में है, ठीक है। और इस मंदाकिनी बावड़ी के निर्माण के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण टोडरमल के द्वारा 18वीं सदी में करवाया था। इसके अलावा और भी बावड़ी के बारे में ध्यान रखिए। एक तो आपकी उदयपुर में है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? तो उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह की रानी राम रस दे ने त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में निर्माण करवाया। इसके अलावा पिछले सेशन में हमने देखा कि टोडा राय सिंह में एक आपकी बावड़ी है हाड़ी रानी की बावड़ी, वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बावड़ियों में जोधपुर में जो राव मालदेव है उस मालदेव की रानी स्वरूप दे झाली ने जोधपुर में मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब नामक बावड़ी है वो बनवाई थी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पी सत्यनारायण राव कमेटी। तो पी सत्यनारायण राव कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंकर राव देव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प एक दिया हुआ है, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, बिल्कुल सही बात है। और कई बार प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए किस समिति का गठन है वो किया गया? तो पी सत्यनारायण राव समिति। तो 2 नंबर है लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में रखे जाने की सिफारिश की, ये भी ठीक है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है, असंगत है। तो इसमें क्या होगा? कृषि विभाग आपका भरतपुर रखे जाने का इन्होंने सुझाव है वो दिया था। और आपका उदयपुर में कौन सा विभाग?
तो उदयपुर में खनिज और कस्टम विभाग, ठीक है, खनिज कस्टम विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर, इसके अलावा शिक्षा विभाग आपका बीकानेर, ठीक है, न्याय विभाग या हाईकोर्ट की बात करें तो जोधपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में, और राजधानी है वो जयपुर में रहेगी। इस प्रकार से पी सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की थी। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि पी सत्यनारायण राव समिति का संबंध था, तो ये समिति मुख्य रूप से राजस्थान के जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, राजधानी कहाँ पर रहेगी, इस राजधानी वाले मुद्दे को हल करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। दूसरी एक समिति आती है शंकर रावदेव समिति, ठीक है, शंकर रावदेव समिति, और इससे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलवर व जो भरतपुर है, ठीक है, और धौलपुर यानी कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल करने के लिए, एकीकृत करने के लिए शंकर रावदेव समिति की है वो गठन किया गया था, और इसके माध्यम से भरतपुर धौलपुर में बहुमत करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, और फिर जनता की राय थी कि धौलपुर राजस्थान में ही सम्मिलित होगा। तो इसी समिति शंकर रावदेव समिति के आधार पर आपको मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया था। तो ये चीज आपको इसके बारे में भी ध्यान में थोड़ा रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में, शासकों के बारे में है, यानी कि उनको आपको क्रोनोलॉजिकली है वो सेट करना है। पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज चतुर्थ और सोमेश्वर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे जो पुराने से नए की ओर, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर शासक कौन से हैं, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहा जाता है, बिसल देव, ठीक है। इन्होंने एक संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक रची, और ये जो हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनवाया था अजमेर में, और उसी संस्कृत पाठशाला पर लिखी हुई है। और उसको बाद में इल्तुतमिश के जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने संस्कृत पाठशाला का विध्वंस करके वहां पर एक 2.5 दिन का मकबरा है वो बना दिया था, ठीक है। तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे। और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ध्यान में रखिए कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम जो चौहान शासक था वो था आपका विग्रहराज चतुर्थ, और अंतिम था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो देखिए विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1158 से लेकर के 1163 तक इन्होंने है वो शासन किया था। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यहाँ पर तो पहले विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा, तो 3 केवल, और इसमें है सी में, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 के बाद में आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, ये इनकी इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही नहीं है। इसके बाद में आते हैं आपके सोमेश्वर। सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के पिताजी थे। तो सोमेश्वर के बाद में इनका पुत्र आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने महमूद गोरी के साथ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, ठीक है, और उस युद्ध में ये पराजित है वो हो गए 1192 के त्राइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्थान के महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में तो आपको ध्यान में रखना ही है। उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा आया, ठीक है। नेक्स्ट, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है, इसलिए इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आसिर खान रुकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए रुकनुद्दीन नाम आया तो आप सभी अच्छी तरीके से इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रुकनुद्दीन, हसन अली, अली राजा, रामलाल, ये हमने कई बार डिस्कस किया, बीकानेर चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और बीकानेर चित्रकला के ये जो कलाकार हैं इनको राय सिंह के द्वारा मेनली आपका लाया गया था अकबर के दरबार से उठाकर। और बीकानेर चित्रकला शैली में एक तो आपकी मथेरण कला, ये जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला है, और एक पुस्ता कला, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण कलाएं हैं, आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। तो बीकानेर बूंदी शैली है, पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और उनियारा जो शैली है ये किसकी उपशैली है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उनियारा टोंक में आता है, ढूंढाड़ की उपशैली है, ठीक है, जयपुर चित्रशैली की उपशैली उनियारा। नेक्स्ट,
आपको कमेंट करके बताना है कि देवगढ़ चित्रकला शैली किस चित्र शैली की उपशैली है। ये बहुत बार सवाल पूछा भी गया है पहले भी। कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? एक डांस जो कि शहरिया ट्राइब के द्वारा नहीं किया जाता है। बिछुआ नृत्य, झेला नृत्य, शिकारी नृत्य और द्विचक्री नृत्य। तो यहाँ पर द्विचक्री नृत्य है, ये आपका शहरिया जनजाति के द्वारा होस्ट नहीं किया जाता है। द्विचक्री नृत्य आपका किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये मेनली आपका भील जनजाति का नृत्य है, द्विचक्री। इसके अलावा भीलों का राई नृत्य भी है, जिसे गौरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हाथी मना नृत्य भी भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। झेला, बिछुआ और शिकारी ये आपके शहरिया जनजाति के नृत्य है। इसके अलावा लहंगी नृत्य भी शहरिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग में धारण करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कान, नाक, गर्दन और कमर। तो ये जो बुलाक आभूषण है, ये स्त्रियां अपने नाक में धारण करती है। नाक में एक तो आती है फीनी, ठीक है, भंवरिया। भंवरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा भी गया है। भंवरिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नाक में। ठीक है। और नथ, ये आप सभी को पता होगी। ठीक है। तो नाक में भंवरिया, फेणी, नथ, बुलाक ये प्रमुख नाक के आभूषण हैं। कान के आभूषण की बात करें तो झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया, ये मैं ऐसे आपको आभूषण बता रहा हूं जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा झुमका आप सभी को पता ही होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुर्की, ये भी कान में पहनी जाती है। लूंग भी कान में पहना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है उगनिया। चंपाकली और उगनिया बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उगनिया कान का आभूषण है। तो झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया, उगनिया, लूंग, मुर्की ये सारे के सारे कान के हैं। कमर की बात करें तो कणकती हो गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार रिपीट होता है वो होता है कंदोरा या कंडोरा, ये आपका कमर का आभूषण है। करधनी, कंडोरा। गर्दन का मोस्ट रिपीटेड है चंपाकली। ठीक है, चंपाकली। इसके अलावा पोत, हंकर, सरी ये सारे के सारे आपके गर्दन के आभूषण हैं। और एक है तेवटा या तेवटिया, ये भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि हुई? तो 1817 की जो सहायक संधियां थी उसमें सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किया था वो करौली के हरबख्शपाल ने किया था। शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह। कब किया था? तो विद डेट ध्यान में रखिए, 9 नवंबर 1817। ये काफी बार पूछी भी गई है डेट भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो 1817-18 की सहायक संधि राजस्थान के करौली के हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 में की। किससे की? तो इसका नाम है चार्ल्स मेटकोफ। यानी कि 1817-18 की संधियां करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेटकोफ उस समय दिल्ली का रेजिडेंट था। और इन्होंने ही इन जो संधियां है इस संधियों में हस्ताक्षर किए। और बातचीत का कार्य है वो राजपूत शासकों के साथ में चार्ल्स मेटकोफ ने किया। ठीक है। इसके बाद में ये आपसे चारों ही विकल्प है, इस बार इस प्रकार से भी दे दिए जाए कि इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहले संधि किसने की, बाद में किसने की? तो पहले करौली ने की, उसके बाद में 2 नंबर पर कोटा, 3 में जोधपुर और 4 में उदयपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो जब भी हम ख्याल की बात करते हैं तो इनको आपको अच्छी तरीके से बताते भी हैं। दुलिया राणा और नानूराम ये शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार है। अब बात करते हैं विकल्पों की। तो जयपुरी ख्याल के आपके मनरंग भूपत खान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है जिस प्रकार से दुलिया राणा को पूछा है। हेला ख्याल आपका दौसा का प्रसिद्ध है। और शायर हेला इसके प्रमुख कलाकार हैं या प्रवर्तक भी कह सकते हैं। और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो लच्छी राम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कुचामन नागौर के आसपास में ये ख्याल होस्ट किया जाता है। ठीक है।
तो ये चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो राजावाटी, नागरचोल, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। राजावाटी, नागरचोल, इसके अलावा तोरावाटी, काठेड़ी, ये सारी की सारी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और आपके जो दादू संप्रदाय है, संत दादू दयाल जी, उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी है वो सारी की सारी ढूंढाड़ी भाषा में लिखी है। चाहे दादू हो, रज्जब हो या फिर सुंदरदास हो, इन सारी की सारी यानी कि दादू पंथ के जितने भी समाविष्ट हैं, जितने भी अनुयायी हैं, उन सभी की जो रचनाएं हैं, उनके शिष्यों की रचना ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती है। ठीक है। मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ी आपके दक्षिण में जो भील बाहुल्य क्षेत्र है, वांगड़ प्रदेश, वहां पर बोली जाने वाली बोली है। रांगड़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि रांगड़ी कौन कौन सी बोलियों का मिक्सर है, कौन सी बोलियों का मिश्रण है। तो रांगड़ी एक तो है मालवी और एक है मारवाड़ी, मेवाड़ी नहीं मारवाड़ी। तो रांगड़ी किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन दे दिया जाए मालवी और मेवाड़ी, मालवी या मारवाड़ी। तो रांगड़ी है ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और बांगड़ी बोली है ये आपकी राजस्थान के नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, ये जो शेखावटी प्रदेश है, बांगड़ प्रदेश, वहां की बोली है। मोरचंग है, तो मोरचंग एक आपका वाद्य यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, और ये किस प्रकार का है? सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग हो गया, बांसुरी हो गई, एक अलगोजा राजस्थान का राजकीय लोक वाद्य है। ठीक है। तो अलगोजा भी आपका किस प्रकार से है? सुशिर वाद्य है, यानी कि जो फूंक के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य कहते हैं। इसके अलावा मशक भी आपका सुशिर वाद्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। जो घन यानी कि किसी धातु से निर्मित हो और धातु के पारस्परिक टकराव से उस ध्वनि उत्पन्न करते हो तो उसे घन कहते हैं। तत् यानी कि जो तार से, वायर से बजाए जाते हो, जिसमें वायर लगे हुए हो। ठीक है। और अवनद यानी कि जो चमड़े से निर्मित हो, तो ऐसे को अवनद वाद्य कहते हैं। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो लांगुरिया गीत आपका केला देवी मेले का आकर्षण है। केला देवी का मेला करौली में, और करौली में आपका महावीर जी का भी मेला आयोजित होता है। रामदेव जी के मेले के आकर्षण की बात करें तो तेरह है ताली, तेरह ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है, जो कि कामड़िया पंथ की स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। ठीक है। और शीतला माता चाकसू जयपुर में, शील की डूंगरी में इनका प्रमुख मंदिर है। इन्हें चेचक की देवी और शिशु रक्षक देवी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है शीतला माता जी को। नेक्स्ट है कौन से लोक देवता को धूलिया वीर के नाम से पूजा जाता है? पाबूजी, कबीर, गोगाजी, तेजाजी। तो तेजाजी, इन्हें धूलिया वीर कहा जाता है क्योंकि ये जाट जाति के धूलिया नामक जो उपजाति है, गोत्र है, उनमें इनका है वो जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें धूलिया वीर कहा जाता है। और तेजाजी को काला व बाला के देवता, काला व बाला के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। काला तो यानी कि काला सांप, नागों के देवता, और बाला तत्कालीन समाज में जो नारू रोग था वो काफी ज्यादा था, जिस प्रकार से अभी लंपी और ये आपका कोरोना है उस प्रकार से पहले नारू रोग था। तो इस नारू रोग के बचाव के लिए भी तेजाजी के नाम की राखी वगैरह बांधी जाती थी, इनके मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी, तब ये रोग है वो निष्प्रभाव हो जाता था। तो इसीलिए तेजाजी को काला व बाला के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, धूलिया वीर भी कहा जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली पेपर में पूछा, हमने पिछले के सेशन में डिस्कस भी किया, तेजा जी को शिव जी का अवतार है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बार प्रश्न में पूछा गया है, सुमेलित करवाया था। तो तेजा जी को शिव जी का भी अवतार माना जाता है, जिस प्रकार से पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार, तेजा जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है। और गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जाहर पीर गोगा जी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही पूजे जाते हैं। मुस्लिम गोगा पीर के नाम से पूजते हैं, जाहर पीर के नाम से पूजते हैं। और गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के महत्वपूर्ण जो संस्थान है
साहित्यिक संस्थान कह सकते हैं हम इन्हें। देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, तो ये है आपकी जोधपुर में। एक में हो जाएगा 3। ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, टोंक में है। रविंद्र रंगमंच ये आपका जयपुर में है। और भारतीय लोक कला मंडल है आपका उदयपुर में है। तो 3, 1, 2, 4 हमारा राइट आंसर है। 3, 1, 2, 4 यानी कि एक वाले विकल्प में ही इसका सही हमें आंसर है वो मिल जाता है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तो आपकी कहाँ है, जोधपुर में है। लेकिन संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान है, ये आपकी जयपुर में है। इसके अलावा ललित कला अकादमी आपकी जयपुर में है। रविंद्र रंगमंच, राम प्रकाश थिएटर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, अरबी फारसी शोध संस्थान तो टोंक में है। ठीक है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण संस्थान है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल देवीलाल सामर ने इन्हें स्थापित किया था और कठपुतली कला के लिए विशेष रूप से ये जानी जाती है। ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, घटियाला शिलालेख के बारे में जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में घटियाला के बारे में तो पूछा ही है। ठीक है। तो घटियाला शिलालेख, इसमें दिया हुआ विकल्प एक, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र व उनके वंशजों का वर्णन है। बिल्कुल, इसमें हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आदि पुरुष माना गया है और इनका जो नाम है वो रोहिलिद्धि माना है हरिश्चंद्र का नाम। ठीक है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। मग जातीय ब्राह्मण भी कैसे, शाक द्वीपीय ब्राह्मण। ठीक है। बिजोलिया शिलालेख में तो आपके वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का वर्णन है। लेकिन घटियाला शिलालेख में शाक द्वीपीय मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। और ये अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, एक ग्रुप है। तो ये भी सत्य है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, देखिए, इसलिए ये असत्य हो गया। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। मंडोर में नहीं है, मंडोर से है। ठीक है। यानी कि मंडोर से इन्होंने कहां पर स्थापित की, मेड़ता। मेड़ता आपका नागौर आता है। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता है वो स्थानांतरित की। तो मंडोर में नहीं है, मंडोर से स्थानांतरित की, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। और कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से कहां पर स्थानांतरित की, तो मंडोर से मेड़ता नागौर में। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी भीनमाल में भी बनाई थी और उज्जैन में भी, नागभट्ट प्रथम की उज्जैन भी राजधानी रही है। नेक्स्ट है, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायलपुरा स्थल किस काल से संबंधित है। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, कांस्य काल और ताम्रपाषाण काल। तो देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th की जो बुक है उसमें बूढ़ा पुष्कर को ताम्रपाषाणिक संस्कृति बताया गया है। बूढ़ा पुष्कर ताम्रपाषाणिक, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रश्न में इसका राइट जो आंसर है वो अपनी फाइनली आंसर की में पुरापाषाण काल माना है, पेलियोलिथिक पीरियड माना है। ठीक है। होकरा और जायल तो पुरापाषाण है ही, लेकिन बूढ़ा पुष्कर आपकी ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी है, अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ बात करें तो जयपुर का जो इंद्रगढ़ के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर स्क्रेपर पॉइंट इत्यादि जो मिले हैं वो भी आपके पुरापाषाण के हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, प्रमुख संप्रदाय और उनके मंदिरों की मुख्य पीठ है वो दी हुई है। अलकिया संप्रदाय बिलाड़ा, निरंजनी संप्रदाय गाडा डीडवाना, लालदासी संप्रदाय धौलीधूप अलवर, गुंदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो यहाँ पर एक राइट हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है, अलकिया संप्रदाय। तो अलकिया संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर होती है, बीकानेर में होती है। ठीक है। अलकिया संप्रदाय बीकानेर। और इस संप्रदाय के संस्थापक है वो कौन है, तो अलकिया संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी जी। लालगिरी ने बीकानेर में अलकिया संप्रदाय की स्थापना की। और एक है लालदास जी, तो लालदास जी ने धौलीधूप अलवर में आपकी इस लालदासी संप्रदाय की है वो स्थापना की थी। निरंजनी संप्रदाय ये आपका
संत हरिदास जी इनके संस्थापक है गाडा डीडवाना में। तो हरिदास जी ध्यान में रखिए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास जी। हरिदास जी ने हरिपुरुष की वाणी और श्रवंगी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। गूदड़ में दांतड़ा संप्रदाय की संस्थापक संत दास जी है। ठीक है, दांतड़ा संप्रदाय संत दास जी। तो ये इनके संप्रदाय के महत्वपूर्ण जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो भी ध्यान में रखना है। और कहाँ लोकेटेड है वो भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तो तुलजा भवानी का मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, नाडोल पाली में है। यहाँ आशापुरा मंदिर का मंदिर माता का मंदिर है। ठीक है, और राजसमंद में आपका चार भुजानाथ का मंदिर है और श्रीनाथ जी का मंदिर भी आपका राजसमंद में ही है। ठीक है, और बारह बारह में भंड देवरा का शिव मंदिर आपका 12 में स्थित है, जिसे हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आदि वराह की उपाधि। और एक बार इससे संबंधित पहले भी सवाल पूछा जा चुका है प्रतिहार शासक मिहिर भोज के संबंध में। तो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। और इनसे संबंधित आरएसएस भी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है इनकी रचनाओं के संबंध में, यानी कि मिहिर भोज शासक के साथ साथ में एक अच्छे साहित्यकार भी थे। इन्होंने 2-3 ग्रंथ लिखे हैं, जिसका नाम है कृत्य कल्पत्रु। क्या नाम है? कृत्य कल्पत्रु। एक है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं इसी सेशन के अंतर्गत। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पत्रु, और एक है राज मृडाड। ठीक है, तो कृत्य कल्पत्रु, राज मृडाड, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, ये किन की रचनाएं हैं? तो ये मिहिर भोज की रचनाएं हैं। ये पहले सवाल पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक है। ये भी आपको जनरली ध्यान होना चाहिए। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई। किसने की? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और जय सिंह ने महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य किए वो मैंने आपको कई बार बताए। एक तो उन्होंने जय सिंह कारिका नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा। इसके अलावा इन्होंने सम्राट यंत्र बनाया, जंत्र मंत्र वेधशाला बनाई जयपुर की। इसके अलावा 4 और वेधशाला है, जो कि उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में और दिल्ली में वेधशाला। इसके अलावा जयपुर की वेधशाला का निर्माण करवाया। 1734 में हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है वो सवाई जयसिंह ने ही करवाया था। इसी के अलावा आपका नाहरगढ़ दुर्ग बनाया। जयगढ़ और जयबाण तोप है वो सवाई जयसिंह की ही देन है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां सवाई जयसिंह की रही है। और राजस्थान में अगर बात करें तो आधुनिक राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ है वो करवाने वाला अंतिम जो शासक है वो आपका सवाई जयसिंह ही माना जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये आपका राय था राय सिंह। बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने राय की उपाधि दी, शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर प्रदान की। तो ये सवाल रिवर्सली पूछा जा सकता है और इस अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड भी रहा है कि एक सवाल को दोबारा नए फॉर्म में पूछे। तो आपसे आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बीकानेर के शासक राय सिंह को किसने राय की उपाधि प्रदान की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, इस प्रकार से विकल्प दे दिए जाए तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, अकबर के द्वारा इसे राय की उपाधि प्रदान की, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर है वो प्रदान की। ये जागीर भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बीकानेर के राय सिंह की बात करें तो इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है, जो हमने कई बार डिस्कस किया है इसके बारे में। राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा है। इसके अलावा राय सिंह ने बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है वो बनाया था
और इसी जूनागढ़ दुर्ग के आगे जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी इन्होंने है वो स्थापित करवाई। ठीक है। साथ ही साथ राजपूताने का कर्ण तो राय सिंह को कहा, लेकिन कलयुग का कर्ण है वो किसे कहा जाता है? लूण कर्ण। बीकानेर के लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण बिट्ठू सूजा ने कहा था राव जेत सिंह रोचंद नामक रचना में। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि विलास किसने लिखी? तो बुद्धि विलास लिखी थी बख्त राम शाह ने। ये सवाल आरपीएससी और इस बोर्ड ने कई बार रिपीट किया है, अच्छे से ध्यान में रखना है। बुद्धि विलास बख्त राम शाह। ठीक है। और एक है जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो ये ज्योग्राफी के सवाल है। ज्योग्राफी के सवाल हम मोस्टली अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ। जिप्सी फेरस जो मृदा है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में देखने को मिलती है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये जो जिले हैं यहाँ पर हमें वर्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी है वो मिलती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की एंटीसोल, एरिडीसोल, ये जो आपका मेवाड़ के आसपास का राजसमंद का एरिया है यहाँ पर इंसेप्टिसोल, और आपका दक्षिण पूर्व वाला एरिया है यहाँ पर वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी है वो मिलती है। लेकिन ये जो आपकी मिट्टी का प्रकार पूछा है ये राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा 14 भागों में जो राजस्थान का मृदाओं का वर्गीकरण किया है उन्हीं से रिलेटेड है ये। वर्टिसो बीकानेर की जिप्सी फेरस, गंगानगर की रेवरीना इन्होंने बताई है। ठीक है। गंगानगर की साई रेजोक्स और रेवरीना, साई रेजोक्स और रेवरीना ये भी कई बार रिपीट की है, तो ये आपकी गंगानगर की है। ठीक है। कहाँ की है? गंगानगर की साइरोजेक्स और रेवरीना, और बीकानेर की आपकी जिप्सी फेरस है। ठीक है। इसके अलावा उन मिट्टी के वर्गीकरण की बात करें तो डूंगरपुर में आपकी रेड लोयम सोल लाल लोमी मृदा है वो डूंगरपुर की देखने को मिलती है, और मध्यम प्रकार की जो काली मिट्टी है ये आपके हाड़ौती क्षेत्र की कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले की देखने की मिलती है। ठीक है। तो ये वर्गीकरण राजस्थान कृषि विभाग का है। बाकी हम और भी प्रश्नों में डिस्कस करेंगे आपके वो जो साइंटिफिक मृदाओं का वर्गीकरण है, एरिडिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल। ठीक है। तो ये चीजें हैं वो साइंटिफिक मृदाओं का वर्गीकरण है, तो वो भी हम किसी अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। कल हम इसी पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका हम डिस्कस करेंगे, और ज्योग्राफी वाले प्रश्न भी बहुत ही शानदार स्टैंडर्ड लेवल के हैं, तो आप कल के सेशन में जरूर जुड़े। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी अवश्य डाउनलोड करें, और वहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से आरपीएससी के वर्तमान पैटर्न और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आरएसएसबी के पैटर्न और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर परीक्षाओं के लिए आपको मिलेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज आप अवश्य ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस मोबाइल एप्लीकेशन में पर्टिकुलर एग्जाम की टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है आपको, तो आप क्या करें कि टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की भी टेस्ट सीरीज मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। तो 50 टेस्ट है टॉपिक वाइज, 25 राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के और 25 ही राजस्थान भूगोल के। तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।